वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है हमारा खास सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट को लेकर के कि आखिर में आईपीओ बाजार में जो भी हलचल देखने को मिल रही है उसमें क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए और वहाँ पर निवेश करना चाहिए कि नहीं, क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए, ब्रोकर्स की राय क्या है। और अभी चूंकि कोई आईपीओ खुला नहीं हुआ है तो हम खासतौर से एनएफओ पर भी बात कर रहे हैं। एसएमई क्षेत्र में काफ़ी सारे आईपीओ आ रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उस पर बातचीत करें उससे पहले भारतीय हेक्सा की लिस्टिंग कैसी हो सकती है, इस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ शौर्य मौजूद हैं हर रोज़ की तरह। शौर्य, बताइए क्या कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम में कुछ बदलाव हो रहा है क्या? जी, भारतीय हेक्साकॉम की अगर बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है और अब 95 के आसपास पहुंच गया और ऐसा लग रहा है जो क्यूआईबी ने इतना ज़्यादा निवेश करा है उस वजह से इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्यूआईबी ने जब 50 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब करा है तो रिटेल का सब्सक्रिप्शन 3 गुना से भी कम, इसके पीछे का रीजन सर आप कैसे देख रहे हैं? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने। अगर आप ध्यान दें तो ये जो कंपनी भारतीय हेक्साकॉम है इसमें दो लोगों की हिस्सेदारी है। 70% है भारतीय एयरटेल की और 30% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इस इश्यू को जो प्राइस किया गया था वो करीब 12 से 15% डिस्काउंट पे प्राइस किया गया था भारतीय एयरटेल के वैल्यूएशन के तहत। ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अब हो चुका है ये पूरा का पूरा डिस्काउंट एब्जॉर्ब हो गया है और भारतीय एयरटेल के अगर आप शेयर की कीमत देखें तो वो लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। तो लोगों को ये मतलब क्यूआईबी को ये लगता है कि उन्हें इसमें पैसा बनेगा और इसलिए उन्होंने 50 टाइम या 48 टाइम जो हुआ है उन्होंने सब्सक्राइब किया। अब जहां तक रिटेल की बात करें तो रिटेल को ये इश्यू महंगी लगी और उनको ये लगा कि 4,300 करोड़ के आसपास की इश्यू साइज है तो इसमें वो पैसा डालें या न डालें। और रिटेल की जो हिस्सेदारी थी 33%, ये अमाउंट बड़ा था। आप ये समझिए कि करीब करीब 1400 करोड़ की इश्यू साइज थी रिटेल की, इसलिए वो सिर्फ 3 टाइम या 3 टाइम से कम हुई थी। जी, सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब चूंकि हम जब आईपीओ आया हुआ था उस दौरान आपसे बातचीत हुई थी जब आने वाला था। अब चूंकि लिस्ट होने वाली है कंपनी, जिनको अलॉटमेंट हो जाती है उनको क्या एक बार के लिए लिस्टिंग पर ही निकल जाएं, थोड़ा वेट करना चाहिए? दूसरा, क्या ये शेयर ऐसा है कि अगर 10-12% प्रीमियम पर लिस्ट होता है तो उसे सेकेंडरी मार्केट में भी चेज किया जाए? विपुल जी, अगर मैं एक अंदाजा लगाऊं, क्योंकि जैसे कहते हैं नया शेयर है, इसका कोई इतिहास नहीं है। 18 से 20% का एक रेंज ये शेयर अगर ट्रेड करने लगता है तो वहां पर जिसको अलॉटमेंट मिला है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर 10-12% के आसपास मिलता है तो निवेश किया जा सकता है। उसके बाद में एक ट्रेडिंग रेंज शेयर एक आ जाएगा और फिर एक नया अपसाइड जो आएगा जब 6 महीने पूरे होने को आएंगे लिस्टिंग के बाद, तब सरकार का जो लॉक इन है बाकी 15% का वो हट जाएगा और फिर सरकार एक निर्णय लेगी को उसको उसकी बाकी होल्डिंग का क्या करना है, ओएफएस करना है या ब्लॉक डील करनी है या क्या करना है। ठीक, तो ये रहा यहाँ पर भारतीय हेक्साकॉम के अंदर निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अब एसएमई क्षेत्र में जो हलचल देखने को मिल रही है उसकी भी एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। शौर्य, बताइए एसएमई क्षेत्र के अंदर क्या कुछ हो रहा है? जी, एसएमई क्षेत्र में लिस्टिंग हुई है, एक दो खुले हुए हैं, तीनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर हम जो आईपीओ खुले हुए उन पर नजर डालें, तीर्थ गोपीकॉन, ये आज 12:30 बजे तक 2.9 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में 10 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है 111 रुपये के प्राइस पर। दूसरा है डीसीजी केबल्स। डीसीजी केबल्स 2.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ है आज 12:30 बजे तक। लेकिन लिस्टिंग एक कंपनी को एक क्रिएटिव ग्राफिक सॉल्यूशन वो बहुत शानदार देखने को मिली है। इश्यू प्राइस से कंपनी 105% के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर आया है।
चलिए, तो ये सर ये दो कंपनियां हैं, एक तो लिस्टिंग है, एक आईपीओ खुला हुआ है। आपकी राय जानना चाहेंगे कि अगर आपकी निगाहें, आपकी नज़रें जो है गई हों इन दोनों आईपीओ के ऊपर और जो लिस्टिंग हुई है, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी और क्या रणनीति यहाँ पर होनी चाहिए? देखिए, जो लिस्ट हुए हैं उनसे मेरा मिलने का मुझे एक अवसर प्रदान हुआ था। कंपनियां अच्छी है। एक जो है क्रिएटिव ग्राफिक, वो फ्लेक्सो प्रिंटिंग की प्लेट्स बनाती है और फ्लेक्सो प्रिंटिंग एक कंपैरेटिवली नई टेक्नोलॉजी है। ये ग्रेवियर प्रिंटिंग को धीरे धीरे रिप्लेस कर रही है। फ्लेक्सो की आज भारतवर्ष में 10 से 12% मार्केट शेयर है, जबकि फ्लेक्सो का जो कंपेटिटर है ग्रेवियर, वो करीब 85 से 88% मार्केट शेयर रखता है। ग्रेवियर एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, हानिकारक है, और इसलिए धीरे धीरे वो रिप्लेस हो रहा है। बाहर के देशों में काफी ज्यादा रिप्लेस हो चुका है, इंडिया में शुरुआत हुई है। आगे जाकर इस क्षेत्र की कंपनियों को मुनाफा होगा, और ये प्रिंटिंग का काम नहीं करती, लेकिन प्रिंटिंग में जो प्लेट्स लगते हैं वो ये बनाती है। इसके साथ जो ये एक नए बिजनेस में घुसा है, वो है एलू फॉइल। जो आपकी दवाइयां आती है, ब्लिस्टर पैक जो उसमें यूज होता है, उसकी पैकिंग का ये फॉइल बनाती है, जो एक अच्छा कार्यक्रम है। और उस क्षेत्र में ये 1 साल से ही इसने प्रोडक्शन शुरू किया है। इसमें इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, और जो इसने टर्नओवर दिखाया था सितंबर के नंबर्स, उसके बनिस्पत आप समझिए कि आने वाले 6 महीने में इसका टर्नओवर 3 गुना 4 गुना होने की संभावना है 1 साल में, क्योंकि उसमें वैल्यू एड बहुत ज्यादा होता है और वो पिछले साल में बहुत कम था। तो ये एक कंपनी अच्छी लगती है। भाव डबल से ज्यादा हो गया है लिस्टिंग से, तो हो सकता है जब भी आपको एक करेक्शन मिले, क्योंकि यूफोरिया एसएमई में कई बार आ जाता है, आप देखकर निवेश कर सकते हैं। दूसरी एक कंपनी है ट्रस्ट फिनटेक, जो एक सॉफ्टवेयर का काम करती है बैंकिंग क्षेत्र के लिए। ये एक चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है। कंपनी में फ्यूचर दिख रहा है, और इसके अंदर में जो कहते हैं कि इसके प्रोडक्ट्स बने हुए हैं जिसको ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सैस मॉडल में देती है। ठीक, शानदार लिस्टिंग है। देखना ये पड़ेगा कि कहां पर आपको एंट्री करनी है। जी, तो ये बात निकल करके आई है एसएमई क्षेत्र के आईपीओस को लेकर के। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब बात एनएफओ की कर लेते हैं। तो एनएफओ कौन से खुले हुए हैं और वहाँ पर किस तरह का फंड है, क्या अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं? शौर्य जी, एनएफओ में एक फंड खुला हुआ है, टाटा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स फंड, यानी फाइनेंशियल सर्विस का फंड है। 8 अप्रैल को खुला था, 22 अप्रैल तक खुला रहेगा। ईटीएफ है, न्यूनतम निवेश है 5,000 रुपये का, और एग्जिट लोड है 0.0025%। अब अगर फाइनेंशियल सेक्टर के आउटलुक पर नजर डालें तो रिटेल साइड में देखें तो इन्फ्लेशन घटा है, क्रेडिट कार्ड स्पेंड बढ़ रहा है, ऑटो और रियल्टी सेगमेंट अच्छा होने की उम्मीद है, तो उससे लोन्स अच्छा आ सकते हैं। मॉनसून नॉर्मल रहा तो रूरल साइड से हेल्प मिल सकती है। कॉर्पोरेट साइड में देखें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग 16 साल के हाई पर है, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस साल उससे उम्मीद है कॉर्पोरेट साइड से भी लोन्स की डिमांड अच्छी आती हुई नजर आ सकती है। फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है सेविंग्स की, और अगर इंटरेस्ट रेट पीक हुए तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी सुधार देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से बाजार के हिसाब से आने वाले अर्निंग रिजल्ट में भी ऑटो और फाइनेंशियल सेक्टर पैक को लीड करने की उम्मीद है। और फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स 1 महीने में 4% बढ़ा है, उस टाइम पे जब मैं ब्रॉडर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। तो क्वेश्चन है कि ऐसे अगर अच्छा आउटलुक है तो क्या इस इंडेक्स में निवेश करके अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये सवाल है और इसका जो उत्तर जो है हम लेते हैं अरुण सर से। अरुण सर, एक बात तो है कि ईटीएफ की डिमांड काफ़ी बढ़ी है, और जो हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड में निवेश काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और ईटीएफ के अंदर खासतौर से रिटर्न काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर, और फाइनेंशियल सेक्टर पे आपका व्यू, और ओवरऑल म्यूचुअल फंड पे क्या राय रहेगी या इंडेक्स फंड को पे लेकर के क्या राय है आपकी? देखिए, बीएफएसआई जो है उसका वेटेज निफ्टी में बहुत ज्यादा है।
बैंक निफ्टी को भी आप एक देख सकते हैं, निफ्टी को भी देख सकते हैं। तो ये बहुत हेवी वेटेज वाला एक क्षेत्र है। ईटीएफ की जो प्रथा है देश में अच्छी खासी चल रही है, और अगर आप एक निवेशक है जिसको ग्रोथ सेक्टर में पैसा निवेश करना है, वो रोज की रोज बाजार को ट्रैक नहीं कर सकता, ये एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में निवेश करते हैं। तो ये उनके लिए है। इसमें आपकी जो ट्रैकिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो फंड के चार्जेस हैं, वो बहुत कम होते हैं, और जो फीस लगते हैं मैनेजर के, जो फंड को मैनेज करता है, वो भी बहुत ही नॉमिनल है। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है पैसिव इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पैसे निवेश करने की, लेकिन हाँ, कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जो है वो अवश्य ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।